क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सुर्खियों में है? सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सुर्खियों में क्यों है? आइए मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए साथियों, हाल ही में एक न्यूज निकल करके आई। आपको सीएए के बारे में पता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मैंने आपको कई बार चर्चाओं में बताया भी है कि किस प्रकार से। ये देखिए, पिन कर दिया है हमारी टेक्निकल टीम ने, और उसमें हमने हेडिंग ही डाली थी, COP26 महत्वपूर्ण निर्णय। एक बार के लिए कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, आपको दिख जाएगा, महत्वपूर्ण निर्णय एक ही क्लास में, ये टाइटल था। और ये सवाल बताने में मजा आ रहा है। सवाल में पूछा क्या गया है, आप देखिए ना, प्रमुख परिणाम का वर्णन करिए 250 शब्दों में। इससे ज्यादा आप प्रिडिक्टेबल क्या कह सकते हैं पेपर को? आप मतलब इसके बाद भी अगर आपको किसी तरह का कोई संदेह होता है ना, तो भैया आपको जो है ना अपना तरीका बदल लेना चाहिए। हम अपने तरीके पर बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। आप देखिए, मतलब ये क्वेश्चन करवाए और ये एज इट इज थंबनेल डाल करके डाला हुआ है। आप खोज लीजिए इस क्वेश्चन को यार, इससे ज्यादा आप क्या मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो हम आपके सामने चल रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि हमारे क्वेश्चंस का एक लेवल होता है, वो आपको हर मतलब परीक्षा के अंदर शायद जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसके लिए आपको थोड़ा व्यू पॉइंट बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनालिसिस होता है इसके अंदर, है ना। चलिए तो साथियों, आपके सामने सवाल है, अभी तक किस अधिनियम के अधिसूचित नहीं किया गया है? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अधिनियम को अधिसूचित नहीं किया गया है, सीएए को अधिसूचित नहीं किया गया। क्या है ये पूरी कहानी? साथियों, मेरी आज आपके साथ 10:15 बजे एक तो क्लास होनी थी, वो क्लास जो है अब नहीं हो पाएगी, तो लेट मी रीशेड्यूल दैट क्लास फर्स्ट, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसी सेशन के अंदर थोड़ा सा इसको लंबा खींचने वाला हूं, है ना। तो इसके अंदर मैं एक बार इसको रीशेड्यूल कर देता हूं कल के लिए, तो कल हो जाएगी, इसी समय पर क्लास हो जाएगी। तो माफ कीजिएगा कि मैं इस क्लास को जो है ना कल के लिए रीशेड्यूल कर रहा हूं, जो हमारी पॉलिटी की क्लास है ना। ठीक है, कल के लिए मैंने ये रीशेड्यूल कर दी, ठीक है। अभी आप लोगों के पास मैसेज पहुंच जाएगा, अब आप इसको फिलहाल के लिए देखिए। चलिए तो साथियों, अब एक बहुत ही शानदार सवाल बनता है, और वो सवाल क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज सीएए, क्या है ये? आइए मैं इसको बताता हूं। साथियों, आपको याद होगा कि भारत के अंदर नागरिकता संबंधित प्रावधानों के लिए एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई थी। क्या बहस छिड़ी हुई थी साहब नागरिकता को लेकर के? आपको याद होगा 2019 में केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया, नागरिकता अधिनियम के अंदर संशोधन किया, और संशोधन को जब बात में लेकर के आए तो भारत के अंदर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, ये कहते हुए कि ये मुस्लिमों को टारगेट करके किया गया है। लेकिन तब से ये एक्ट तो बन गया 2019 से, लागू अभी तक नहीं हो पाया, लागू अभी तक नहीं हुआ। 3 बार डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है, 3 बार डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है। किस बात की? सरकार ने जब कानून बनाया ना, तो कानून बना करके लोकसभा के अंदर एक कमेटी बिठाई, और उस कमेटी से कहा कि आप लोग जो है पहले नियम लिखिए। कौन से नियम लिखिए? कि किस प्रकार से हम इसे लागू करेंगे। वो कमेटी लोकसभा के अंदर नियमों से संबंधित कमेटी बिठाई गई। उसको पहली बार समय जब दिया गया तो अप्रैल 9, 2021 का टाइम दिया गया। कहा गया कि 2021 तक आप अपनी सारी रिपोर्ट हमारे तक सबमिट कराइए। उन्होंने अप्रैल 9 तक अपनी रिपोर्ट यानी कि नियम बना के सबमिट नहीं किए लोकसभा की समिति ने। उन्होंने कहा कि सर हम नियम नहीं बना पाए हैं, हमें थोड़ा और समय दीजिए। तो लोकसभा की उस समिति ने फिर समय लिया और समय मांगा जुलाई 6 तक का, कि हम 6 जुलाई तक आपको नियम बना के दे देंगे कि सीएए कैसे लागू होगा। अभी फिर वो भी नहीं हो पाया। फिर 6 जुलाई को जब वो नहीं दे पाए तो उन्होंने फिर एक लिमिट मांगी कि सर हम 6 जुलाई को तो नहीं दे पा रहे हैं, हम जनवरी 9 तक जो है वो आप लोगों को नियम बना के दे देंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किस प्रकार से लागू हो, हम आपको लिखित में दे देंगे। तो कितनी बार हो गए? 3 बार। अप्रैल 9 हो गया, जुलाई 6 हो गया, जनवरी 9 हो गया। जनवरी 9 निकल चुकी है, आज आप 11 जनवरी को हैं। मैं आपको 10 जनवरी की न्यूज पढ़ा रहा हूं, जो 10 जनवरी को अपडेट हुई है। द हिंदू के अंदर न्यूज है कि सेंटर येट टू नोटिफाई रूल्स ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि सरकार अभी तक भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर अपने रूल अपडेट नहीं कर पाई है, ठीक है ना। तो यह पूरी कहानी अब आपके सामने एक बार रिवाइज होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ते हुए भी आपको लंबा समय हो गया, तो थोड़ा सा मैं एक बार के लिए आपको यह याद करा देता हूं कि क्या हुआ था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब आया, वो जब एक्ट बना तो उसका खूब देश के अंदर विरोध हुआ। विरोध के कारण आपने इस बिल को पास होता हुआ देखा 2019 के अंदर। अगर आपको यह सारी बातें याद हो तो मैं आपको कुछ बातें इसके बारे में याद दिलाना चाहता हूं। क्या था साथियों? आपको मालूम होगा जब हम भारत का संविधान उठाते हैं तो भारत के संविधान के अंदर भाग नंबर 2 में
सिटीजनशिप का आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 के बीच में जिक्र किया हुआ है और उस जिक्र में एक जगह यह लिखा हुआ है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान संसद के द्वारा कानून बना के किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आर्टिकल 11 के अंदर व्याख्या की गई है, जो भी बातें लिखी हैं वो कानून बना के की जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के द्वारा नागरिकता के लिए जो प्रथम बार कानून बनाया गया, दैट वाज सिटीजनशिप एक्ट 1955, और उसके आधार पर निर्धारित किया गया कि भारत में नागरिकता किस किस प्रकार से मिलेगी। तो भारत में नागरिकता किस किस प्रकार से मिलेगी, इसके लिए जो आर्टिकल 5 से 11 में बातें लिखी गई, जिसमें यह कहा गया कि सिटीजनशिप जो है उसके लिए कानून सरकार बना सकती है, संसद बना सकती है। संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया और उसमें नागरिकता के प्रकार दे दिए कि भाई जन्म से कोई भारत का नागरिक हो सकता है, वंश से हमारे यहां पर कोई हो सकता है, रजिस्ट्रेशन से यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन से यहां हो सकता है, नेचुरलाइजेशन से यहां पर नागरिक हो सकता है। अब ये जो मुद्दा है ना, नेचुरलाइजेशन से भारत का नागरिक हो सकता है, इस विषय के ऊपर ही आज की चर्चा है। प्राकृतिक रूप से या फिर भारत ने किसी क्षेत्र के ऊपर कब्जा किया हो तो उसके अंदर मिलने से, भारत में अगर वो मिलेगा तो उस देश के नागरिक स्वतः ही या उस क्षेत्र के नागरिक स्वतः ही भारतीय हो जाएंगे। जैसे गोवा हुआ, दमन दीव हुआ, पांडिचेरी हुआ, सिक्किम हुआ, ये सब हमारे साथ में भारत के नागरिक स्वतः ही बन गए। हमने ऑलरेडी इसके बारे में कानून बना रखा था। लेकिन जो चर्चा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इस नेचुरलाइजेशन, दैट इज प्राकृतिक की व्याख्या करती है। क्या व्याख्या करती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 9 दिसंबर को यह बिल पास हुआ जिसके पक्ष में 311 वोट दिए गए थे, जिसमें यह कहा गया, असल में प्राकृतिकरण का मतलब क्या है कि भारत का नागरिक कौन व्यक्ति बन सकता है। साहब, भारत का नागरिक वो व्यक्ति प्राकृतिकरण में बन सकता है जो 11 साल से भारत में रह रहा हो। अब आप एक बात बताइए, आप 11 साल से भारत में रह रहे हैं तो कैसे रह रहे हैं? आपके पास दो संभावनाएं हैं भारत में रहने की। आपके पास दो संभावनाएं हैं। नंबर एक, या तो आप किसी दूसरे देश का बॉर्डर हमसे बिना पूछे क्रॉस करके अंदर आ गए, नंबर एक है ना, आप इलीगल माइग्रेंट हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को गहराई से समझना, बहुत ही शानदार विश्लेषण होने वाला है इस बात का। नंबर एक, या तो आपने क्या किया, बॉर्डर क्रॉस किया बिना किसी से परमिशन मांगे और इलीगल रूप से आप माइग्रेट करके देश में आ गए, नंबर एक। या फिर आए तो आप पूछ करके थे, यानी आपने वीजा लिया था आते समय लेकिन लौट के वापस नहीं गए, ऐसी स्थिति में आप यहीं रह गए। तो अब जब आप यहां रह गए तो आपने दो गुनाह कर दिए हमारे यहां पर। क्या कर दिया? एक तो आप इलीगल रूप से हमारे यहां पर एंट्री कर गए। ऐसी स्थिति में आपको सजा दी जाएगी। किस एक्ट के माध्यम से? आपको सजा दी जाएगी फॉरेनर एक्ट 1946 के माध्यम से। क्यों दी जाएगी? क्योंकि आपने विदेशी धरती से हमारे देश में कदम रखा तो आपने हमारे पास में एक प्रकार से इलीगल माइग्रेंट का दर्जा प्राप्त किया। तो सरकार इसमें सजा क्या देती है? जो इलीगल माइग्रेट करके आए हैं लोग, उन्हें जेल में डाल देती है। या तो जेल में डाल दिया या फिर कहीं पे पुनर्वास केंद्र में उनको बिठा दिया कि तुम यहीं रहो और तुम्हें वापस अपने देश में भेजा जाएगा, नंबर एक। नंबर दूसरा, आप आए तो पूछ करके थे लेकिन जा नहीं रहे हो, यानी वीजा लेके आए थे 6 महीने का और अब आप यहीं पर रह रहे हो लगातार 11 सालों से। ऐसी स्थिति में 11 साल अगर आपने काट दिए यहां रहते रहते, तो मान लीजिए 11 साल से पहले का समय चल रहा है, तो आपके ऊपर जो कानून लगता है वो है पासपोर्ट एक्ट 1920। आपको इस कानून के तहत फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 6 महीने का कह के आए थे, ज्यादा रुक गए, चलो जेल में जाओ। फिर भी किसी ने सोचो, बड़ी दृढ़ संकल्पता के साथ 11 साल भारत में बिता दिए, चाहे जेल में बिता दिए, चाहे सरकार से परमिशन मांगते मांगते, फरियाद मांगते मांगते कि हमें रहजान दो, हमें रहजान दो करते करते मांग लिए, तो भी आपने 11 साल पूरे कर दिए। आपने वीजा लिया, वीजा करके फिर आप एक्सटेंड कराते गए वीजा को कि साहब थोड़े दिन और रहजान दो, साहब थोड़े दिन और रहजान दो, ऐसे करते करते आप 11 साल का परमिशन ले लिए। अब 11 साल से आप देश में रह रहे हैं, आप वीजा की अवधि बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। फिर आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसीजर विच इज हमारे द्वारा अकाउंट के अंदर लिखा गया है नेचुरलाइजेशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब यह समझने की बात है कि कोई व्यक्ति भारत में आया तो क्यों आया यार? वो मतलब वो जेल में रहने को तैयार है लेकिन दूसरे देश में रहने को तैयार नहीं है। इसके बारे में चर्चाएं हुई तो पता चला कि हमारे पड़ोसी देश, 3 पड़ोसी, भारत के बगल में 3 पड़ोसी, कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये तीनों के तीनों देश मुस्लिम राष्ट्र हैं और यहां पर जो गैर मुस्लिम लोग थे, गैर मुस्लिम बोले तो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, इन लोगों का बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर क्या हुआ करता था, इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रताड़नाएं हुआ करती थी, यातनाएं हुआ करती थी। इन्हें धर्म परिवर्तित करवाना, इनके ऊपर
कष्ट देना। भारत ने इनको नहीं बुलाया, ये खुद ही भारत को अपना मानते हुए बॉर्डर क्रॉस करके देश में आ गए। तो भारत सरकार ने उन सबके दर्द को ध्यान में रखते हुए 2019 में एक अपने ही नियम में, कौन सा नियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, इसमें एक संशोधन कर दिया। संशोधन क्या किया कि देखिए, प्राकृतिकरण के अंदर वो लोग जो भारत में आ गए हैं और इन 6 कैटेगरी से संबंध रखते हैं, 6 धर्मों से संबंध रखते हैं, ये निश्चित ही इन 3 देशों से आए हैं क्योंकि प्रताड़ित होकर आए हैं। ऐसी स्थिति में उन लोगों को 11 साल का इंतजार मत करवाइए, उन्हें 6 साल के अंदर ही नागरिकता दे दीजिए। देखिए, पढ़िए क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। कहा गया कि ये बिल विल रिड्यूस दिस पीरियड टू 6 इयर्स, यानी कि ये इसे 6 साल के लिए क्या कर सकते हैं, 11 साल का जो टाइम था उसे परिवर्तित करके कितना कर दिया गया बेटा, 11 साल से परिवर्तित करके 6 साल कर दिया गया। 6 साल जैसे ही होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में संशोधन करना पड़ेगा। और संसद ने यह काम कैसे किया, 9 दिसंबर 2019 को बकायदा इस पे वोटिंग करवा करके किया। ठीक है ना। तो उम्मीद है सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी कि इशू क्या था, मुद्दा क्या था। क्लियर हो गया। अब एक बड़ा सवाल बनता है, तो बोले सर जब ये इतना ही अच्छा था तो इसका विरोध क्यों हुआ। विरोध किस लिए हुआ, अब ध्यान से सुनिएगा। विरोध इसलिए हुआ क्योंकि यहां शब्द है 6 माइनॉरिटी। इससे क्या लगा, इससे यह लगा कि जो भारत के अंदर मुस्लिम रह रहे हैं, इन्हें लगा कि भाई हम लोगों के भी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं आसपास जो प्रताड़ित हो रहे हैं, देश में हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है से मतलब यह हुआ कि हम अपने देश में रह रहे हैं और हमारे लिए प्रोविजन नहीं बन रहा, जबकि यह बेतुकी बात थी। कारण यह है कि आपको यहां से यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि जब वो राष्ट्र भी मुस्लिम राष्ट्र हैं और वहां पर माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हो रहा है और वो लोग इंडिया ऑलरेडी आ चुके हैं, वो 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं, उन लोगों को भारत में रहने का उपबंध किया जा रहा है, तो इसमें राजनीति का कोई प्रश्न ही नहीं था। फिर भी इसके अंदर राजनीति कर दी गई क्योंकि नए लोग नहीं बुलाए, 2014 से पहले जो आ चुके हैं भारत में उन्हीं को नागरिकता देने की बात की गई। अब बड़ा सवाल बना, तो सर एक बात बताइए, तो टेक्निकली तो यह काम अच्छा था, इसका विरोध सबसे ज्यादा कहां हुआ, बोले पूर्वोत्तर भारत में हुआ। पूर्वोत्तर भारत में क्यों हुआ, क्योंकि असल में सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों से प्रताड़ित होकर के पूर्वोत्तर भारत में ही लोग लौटकर आए थे। तो सरकार ने इस उपबंध के अंदर एक लाइन डाली। क्या लाइन डाली, लाइन ये डाली कि साहब एक काम करिए कि जो भी लोग, अब देखिए टेक्निकली ये हुआ कि यदि ये नियम लागू होता तो जो बांग्लादेश से भाग करके हिंदुस्तान के पूर्वोत्तर राज्यों में आए, आसाम, त्रिपुरा, इधर वेस्ट बंगाल, उधर की तरफ जो अन्य राज्य जो हैं, उन सब के अंदर जो लोग आए, उन्हें ऑटोमेटिकली क्या मिल गई, उन्हें ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल गई। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करिए, ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है। इसको समझने के लिए अगर मैं मैप लाया होता तो मजा हो जाता, आज यहां पर गलती हो गई, हमसे मैप लाना भूल गए। एनीवे, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि जब हम पूर्वोत्तर भारत का नक्शा ड्रॉ करते हैं तो यह बांग्लादेश रहा, यहां से आसपास से जुड़ा हुआ है, यहां तक तो वेस्ट बंगाल है, यहां आसाम जुड़ा हुआ है, इधर मेघालय जुड़ा हुआ है, यहां अंदर पेट में त्रिपुरा बैठा हुआ है। तो यह बांग्लादेश से जो लोग भाग करके इधर की तरफ आए थे, तो भारत ने जैसे ही यह कानून बनाया, इस कानून के मुताबिक यह हुआ कि बांग्लादेश से जो पूर्वोत्तर भारत में भागकर लोग आए थे उन्हें ऑटोमेटिक नागरिकता मिल गई। क्यों, क्योंकि भारत सरकार ने कह दिया कि नागरिकता मिल जाएगी। अब अगर नागरिकता मिल गई तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आसाम के लोग इतने दिनों से मांग कर रहे थे, किस बात की मांग कर रहे थे, वो कर रहे थे कि साहब आसाम के अंदर केवल आसाम का ही व्यक्ति रह सकता है, उन्हें इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है, आसाम में केवल आसाम का व्यक्ति रह सकता है, जिसके लिए वो एनआरसी लाने की बात करते थे, जिसके लिए वो कहते थे कि नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर ले आइए, एनसीआर ले आइए। तो ऐसी स्थिति में जो एनआरसी है या एनसीआर है वो ले आइए। कारण क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली आसाम के लोग तो अपना ही चाहते हैं, उन्हें बाहर से कोई भी 6 माइनॉरिटी भी नहीं चाहिए। तो सरकार ने इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में एक उपबंध और जोड़ दिया। क्या कहा कि जो शेड्यूल 6 के अंदर लिखे हुए राज्य हैं, कौन से लिखे हुए हैं, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, उन राज्यों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि एक प्रकार से आपने
उन लोगों को जो यहां से निकल के इनमें गए हैं, उन्हें यहां पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। हो गया, एक मुद्दा साफ हो गया। चलिए दूसरा मुद्दा सुनते हैं। फिर बाकी राज्यों ने कहा, पूर्वोत्तर वालों ने, कि साहब फिर तो आप हमारे साथ अरुणाचल प्रदेश वालों के साथ दिक्कत करोगे, नागालैंड के साथ दिक्कत करोगे, हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी, फिर हम क्या करें। सरकार ने कहा रुको, ऐसी स्थिति में अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ दिक्कत हो जाएगी तो इसका सॉल्यूशन भी कर देते हैं। फिर दूसरा पॉइंट मेंशन किया गया, जहां पर इनर लाइन परमिट चलता है। इनर लाइन परमिट चलता है, इसे मतलब ऐसे ट्राइबल एरियाज जिनकी सुरक्षा करने के लिए हमने पूछ करके ही उस देश में जाने की अनुमति का उपबंध किया हुआ है, उस क्षेत्र में जाने का उपबंध किया हुआ है, उन क्षेत्रों पर भी यह लागू नहीं होगा। तो आप एक बात बताओ, फिर ये लोग आए तो फिर आपने नागरिकता जो दी वो मिली किसको? भाई आपने इधर की तरफ ATMM को मना कर दिया, इधर से इनर लाइन परमिट को मना कर दिया, तो पूरा पूर्वोत्तर भारत नागरिकता विहीन हो गया। फिर नागरिकता दे किसको रहे हो महाराज? एक बात बताइए, सबसे ज्यादा लोग भाग के कहां से आए? बांग्लादेश से। थोड़े बहुत जो लोग भाग कर आए थे वो पंजाब, हरियाणा और ये राजस्थान वाले क्षेत्र में थे, दिल्ली के अंदर थे। ऐसी स्थिति में आपका जो मेजर मोटिव था वो तो किल हो गया। और अगर मेजर मोटिव किल हो गया तो यही कारण है कि वो जो तीसरी बार की जो समय थी वो अभी तक नियम नहीं बना पाई। नियम बनाए कैसे? क्यों? क्योंकि जहां पर आते वहां पर तो ऑलरेडी लोगों ने प्रदर्शन करके अपने नियम बदलवा लिए, तो कानून ही बदल गया, तो कानून तो वैसे ही हैंडीकैप हो गया। अब आप किस राज्य में बसाएंगे उन लोगों को जो भारत में ही प्राकृतिक रूप से नागरिक बनना चाहते हैं? उन्हें रखोगे कहां? जहां वो रह रहे हैं वहां पर नियम लागू हो जाएगा, लेकिन प्रभावितों की संख्या बहुत कम होगी, फायदा किसी को होगा नहीं। आ गई पूरी गणित समझ में? तो तीसरी बार भी यह कानून नहीं बन पाया, तीसरी बार भी अभी तक यह अटका हुआ ही पड़ा हुआ है। कानून तो बन गया, रूल्स नहीं बन पाए। रूल बनाए तो किसके लिए बनाए? ठीक है, उम्मीद है अब आपको इसके बारे में पूरी तरह से व्यू पॉइंट क्लियर हो गया होगा, सारी बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आ रही हो